Good morning, dear students. Can you hear me? Gitanjali, am I audible? Yes, Bitte. I think my voice is reaching all of you. Kiran, Yes, you ma'am. reply? Good. Let us start with today's topic. We have started with the revision. So we are doing a chapter of agriculture. Agriculture is the backbone of the Indian economy. How? Because most of the people at the time of independence were busy in agricultural activities, maybe primary, maybe secondary, directly or indirectly were dependent on agriculture. So it is the lifeblood of the Indian economy. आप सभी ने इसको 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है कि हमें इतना तो पता है कि more than 72% people were engaged in agriculture at the time of independence. So our ministers and our Prime Minister, first Prime Minister Jawaharlal Nehru also gave due importance to agriculture. Today we are going to read out what is the condition of agriculture from 1950 to 1990 and at present what is the condition. तो पहले हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे क्या क्या डिफिकल्टीज थी हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें. लेट अस स्टार्ट विद द वर्क. Today, first topic is importance of agriculture. As I have already told you that agriculture is of utmost importance. Why? क्योंकि जब हम सारे ही डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, तो देयर इज नो होप फॉर अस without the increase in agricultural production, and agricultural sector is required to be improved and increased its domestic product and productive capacity. हमारे लिए यही ज्यादा जरूरी है कि एग्रीकल्चर को बढ़ाएं, क्योंकि हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं, उसी को ग्रो करेंगे तो हमारी डेवलपमेंट होगी, तो हमारी इकोनॉमी जो है आगे बढ़ेगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मैंने आगे भी आपको बताया था कि प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, बट प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब है प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर. एक हेक्टेयर में जमीन के हम कितना अनाज उगा सकते हैं, कितनी प्रोडक्शन कर सकती हैं. तो अब हम करने लगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का स्टेज क्या था. हम दो डाटा यूज कर रहे हैं, 1950 2016 टू एक्सप्लेन एंड टू गिव स्ट्रेंथ टू अवर ओपिनियन. 1950 में 49% टोटल इनकम जो भी हमारे देश में गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता था उसका 49% एग्रीकल्चर से आता था. दिस वाज द कंडीशन इन 1950. पूरी जो कंट्री की इनकम थी उसमें से 49% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से आता था. 2016 में 18% हो गया. ठीक है, तो 18% अभी भी आता है. इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी कम नहीं हुई है ज्यादा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी ग्रो करना शुरू कर दिया है. हमारा जो है अपग्रेडेशन हो गया है. एडवांस्ड कंट्रीज जब एडवांस होती है इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट कम हो जाता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रो कर जाता है. इसी तरीके से हम भी डेवलपिंग नेशन है, हम डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा अभी भी 18% फिर भी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है, जो प्रोडक्शन का टोटल हिस्सा 18% एग्रीकल्चर से ही आता है. जितनी हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर होती है, खेती बाड़ी होती है, उसका. सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स आपको बता दें कि 1950 में सबसिस्टेंट फार्मिंग की जाती थी हमारी कंट्री में. क्या होती है सबसिस्टेंट फार्मिंग? नेसेसरी फॉर अवर बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली. हम सिर्फ इसी बात पे ध्यान देते थे कि हमारी फैमिली में हमें कितनी चीजों की जरूरत है,
उसी के अकॉर्डिंगली खेती बाड़ी की जाती थी। कमर्शियलाइजेशन तो बहुत बाद से हुई थी हमारी कंट्री की। तो 1950 में सबसिस्टेंट फार्मिंग के ऊपर हम डिपेंड करते थे। हम फूड ग्रेन्स का जो है मैक्सिमम जो हमारे आज भी जितनी भी जनता है 135 करोड़ और इससे अबव हो गई है, जितनी भी सारी की सारी अपनी फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। फॉडर के लिए हमारे जो एनिमल्स हैं उनका चारा पानी वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। फूड ग्रेन का हमारे लिए बहुत महत्व है, अब हम इसको ग्रो कर रहे हैं। एक मैसेज भी है आप सबको देने के लिए कि इट इज बीइंग सेड दैट around 144 days are required to grow wheat and rice। 144 दिन लगते हैं और वेस्ट करने पे आए हम तो 44 मिनट से भी पहले हम इसको वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम आजकल ऑर्डर करते हैं, मैरिजेस में जाते हैं, ऑर्डर भी करते हैं, जोमेटो टोमेटो पता नहीं कितनी कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करके हम मंगवाते हैं और कुछ हम वेस्ट कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, पूरा खाते भी नहीं। हम लोगों ने ध्यान रखना है कि जो चीज हम वेस्ट कर रहे हैं हो सकता है वो उनको मिले जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे रोज भूखे सो जाते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता। तो मेरी आप सबसे एक जो है सुजेशन है, एडवाइस है कि आप सब खाना प्लीज वेस्ट ना करें, उतना ही ले जितना खाना है, ठीक है, ताकि फूड ग्रेन की प्रॉब्लम किसी को भी ना आए। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे 72% पीपल 1950 में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी वहीं से आता था। तो 1950 में 72% थे, 2016 में 49%। कारण क्या है, बहुत से लोग इंडस्ट्रीज में भी शिफ्ट हो गए, क्योंकि डिश विद अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट 2016 तक सबको पता चलना शुरू हो गया धीरे धीरे। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% पीपल वर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड allied activities, but now in 2016 this rate has declined, but even then half 49% people are engaged in agriculture. I can tell you like 100 persons are sitting in a room, out of which 49 are related to agriculture. They are doing agricultural activities. Supply of raw material. अब आप एक बात सोचिए, इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री हमने लगानी है वो बिना एग्रीकल्चर के डेवलप नहीं कर सकती। अरे सोचिए ना जरा, फर्नीचर का हमने जो है शोरूम खोलना है, उसके लिए लकड़ी कहाँ से आएगी भाई? आएगी तो एग्रीकल्चर से ही। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। सिमिलरली जूट है, कॉटन है, ये सारी रबड़ है, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी हमें? एग्रीकल्चर से। दिस इज अ वेरी जनरल टॉपिक, यू माइट बी नोइंग इट, बट आई एम गिविंग यू द की नोट्स जो आपके दिमाग में जाए और बिना पढ़े भी आप इसको आंसर कर सके, ठीक है। तो मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, it is not only that we are getting our raw materials from agriculture, but industry जो है वो भी रॉ मटेरियल हमें प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए चलाती है, देती है। जैसे कि हमारी जो बहुत सारा बिजनेस है इंडस्ट्री का, वो एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, मैन्योर्स हैं, ठीक है, और हमारे ट्रैक्टर्स हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? इंडस्ट्री से। उनको काम मिला हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए ही काम करते हैं, उसी से चीजें बना के एग्रीकल्चर में भेजते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात तो आ रही होगी कि एग्रीकल्चर मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री भी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को। बोथ आर नॉट कंपिटिटर्स, बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ ज्वाइंटली वर्क करके दोनों की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और इकोनॉमी में बैलेंस्ड ग्रोथ लाने में हेल्प करते हैं। ये मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल
सेक्टर बी है एग्रीकल्चर के अंदर जाके चीजें बेचती हैं और अपनी रोजी रोटी एग्रीकल्चर की चीजों को, रिलेटेड चीजों को बना के ही वो लोग अपनी कमाई खा रहे हैं, तो उन्होंने उसको मार्केट की तरह यूज किया हुआ है। सो इज इट क्लियर अप टू हियर? सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मोस्ट ऑफ द इनकम, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, वो जो है एग्रीकल्चर से आती है। कैसे? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रही है उस पर टैक्स लगा के गवर्नमेंट जो है इनकम जनरेट करती है, लाइक एक्सपोर्ट्स करती है। टी में हमारा नंबर 1 प्लेस है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, हम उसको एक्सपोर्ट करती हैं तो इनकम जनरेट होती है। जूट, कॉटन और राइस में सेकंड प्लेस है और रबड़ में थर्ड। हमारी एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन आजकल हो रही है वो इतनी ज्यादा हो रही है, बेस्ट क्वालिटी के लिए हम जाने जाते हैं, माने जाते हैं, क्योंकि हमारी इंडिया में all type of climates are there, diversity in climate conditions is there। आप नाम लो किसी चीज का, that is there in India, means कि हम इतने ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन है कि हम हर तरह की प्रोडक्शन इंडिया में कर सकते हैं। ठीक है, तो एनीथिंग यू नेम, एवरीथिंग कैन बी ग्रोन इन वन और द अदर एरिया, क्योंकि हमारे देश में सॉइल जो है एवरीवेयर डिफरेंट है और हर तरह की खेती बाड़ी के लिए हमारा देश पूरी तरह से उपयुक्त है, प्रॉपर है, इसमें हर तरह की डाइवर्सिटी है। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी इसमें सबसे ज्यादा है। लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स अगेन। कंट्रीब्यूशन इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्शन का मेन पार्ट जो है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। पहले 49 था, अब 18 हो गया, बट फिर भी 18% आता है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, हमारी जितनी भी जो है पॉपुलेशन है सबके लिए फूड ग्रेन्स और हमारे एनिमल्स के लिए फॉडर जो है उसका इंतजाम एग्रीकल्चर से ही होता है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 72% लोग पहले थे, अभी भी 50% आप कह सकते हैं, अराउंड 48%, 49% में हमने लिखा है 2016 में, अकॉर्डिंग टू द डाटा इट इज देयर कि 100 में से 49 लोग जो है 49 पीपल उनको एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से मिलता है और रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है और इंडस्ट्री के लिए मार्केट का काम करता है एग्रीकल्चर। ट्रैक्टर बनाई जाती है, प्रोवाइड किए जाती हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और ये एग्रीकल्चर का मार्केट का काम कर रहा है इंडस्ट्री के लिए। सोर्स ऑफ रेवेन्यू मैंने आपको बताया, हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी बढ़िया चीजें, हमारा नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर? यस किरण, एनीथिंग यू वांट टू इंक्वायर? मैम लास्ट पॉइंट का मतलब क्लियर? कोई पॉइंट पूछना है इसमें से? मैम ये 6th पॉइंट। 6th पॉइंट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मैंने आपको बोला एग्रीकल्चर में जो चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं उनको हम फॉरेन बाहर भेजते हैं जिससे हमें इनकम जनरेट होती है। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो एग्रीकल्चर है हमारी कमाई का साधन है, क्योंकि यहाँ पे जो चाय असम की है वो पूरी दुनिया में हम सप्लाई करती हैं, हम उसमें नंबर 1 है। ठीक है, जूट, कॉटन और राइस बाहर भेजती है, रबड़ भी बाहर भेजती हैं, तो जिनमें हमारा नाम बना हुआ है हम बाहर चीजें भेजते हैं तो उससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है। क्लियर हुआ? रेवेन्यू का सोर्स है एग्रीकल्चर हमारे लिए, क्योंकि हम इसको फॉरेन में भी सेल करते हैं। क्लियर? यस मैम। नाउ लेट अस कम टू द प्रॉब्लम्स विद इंडियन एग्रीकल्चर। अरे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या तकलीफें आई एग्रीकल्चर में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 टू 1990। ठीक है, तो हम उसकी भी बात करेंगे और आज हमारे देश में किस तरीके से है वो भी बात करेंगे। बहुत सारी चीजें, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, अब ये शॉर्ट कमिंग्स हमने दूर कर ली है, फिर भी हमें बताना है कि ड्रॉबैक्स क्या थे एट 1950। फर्स्ट, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। आप सबको पता है कि इतना तो सबको पता है खेती बाड़ी के लिए हम पानी के ऊपर निर्भर करते हैं। पानी वैसे हम पीते हैं लेकिन खेतों में हम लगाते हैं, पौधों को हम पानी देते हैं, प्लांट्स को हम पानी देते हैं। तो इरिगेशन फैसिलिटी, पानी के साथ सिंचाई करना खेती का। तो आज तब 1950 में मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर डिपेंडेंट ऑन वाटर,
वाटर मीन्स रेन वाटर। तो हम क्या कहते थे, रब्बा रब्बा मी सा साडी कोठी दाने पा, गाने बनाए हुए हैं, मी बारिश आ जाए, वेट कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी ही पिक्चर इसके ऊपर बनी है कि राजा जो थे राजसूय जग करते थे ताकि बारिश आए, बरसात पड़े। तो ऐसे ही ये जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी उसके लिए हम जो है वाटर के ऊपर, नेचुरल फैक्टर के ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंड करते थे। हमारे पास तब जो थे सिंचाई के साधन, इरिगेशन की फैसिलिटी, पानी अच्छे से पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं था। बारिश हो गई तो अच्छा होगी फसल, नहीं हुई तो नहीं हुई। ये 1950 टू 1990 की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। ठीक है, अब हमने इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा डेवलप कर ली है। ठीक है, हम जो है आर्टिफिशियल कैनाल्स बना लेते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, उनके साथ वाटर का इस्तेमाल करती है। स्मॉल एंड स्कैटर्ड फॉर्म्स, तब क्या था, होल्डिंग्स लिखते हैं इसको। फार्म्स का मतलब वो जो यूज करते हैं वर्ड वो है होल्डिंग्स। मैंने फार्म्स लिखा है तो होल्डिंग्स का मतलब फार्म्स ही होता है। देखिए जरा, सपोज ये है लैंड, इसमें 40,000 केजी का कैपेसिटी है। हम इससे 4,000 केजी का कैपेसिटी है, खेती बाड़ी कर सकती है। लेकिन इसमें क्या है, खेत कैसे बने हुए जरा देख लीजिए। ये खेत है रोहित, मोहित, रजत। रचना, रिहाना, रोहन। ये देख लीजिए ऐसे पड़ी हुई है ये भूमि। अब ये कहता है कि ये मेरा खेत है, ये कहता मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सोहन, राम, श्याम, कोई भी नाम हो, ABC। ये रोहित का फॉर्म है, ये रचना का, ये सोहन का। और ये क्या है, ये बाउंड्री वाल बनाई है, जहां वाट लगाई है, या जो है जो गरीब लोग होते हैं वो कांटेदार झाड़ी लगा लेते हैं, दूसरे दीवार लगा लेती हैं। अब देखिए जरा, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, छोटी छोटी होल्डिंग्स, छोटे छोटे फार्म्स हैं। इनके इतना साइज छोटा है, 4,000 केजी की कैपेसिटी पूरे खेत की थी, इतनी बड़ी जमीन की थी। लेकिन इसकी जो हो रही है प्रोडक्शन, वो हो रही है 2200 केजी। बाकी के कहां गए बच्चे? गीतांजलि देखिए जरा, 4,000 कैपेसिटी, 2,200 केजी रहेगी। क्यों, बता सकते हो कोई वजह? हाँ जी, छोटी जो हमारी छोटी साइज की होल्डिंग्स है, इसके ऊपर हम ट्रैक्टर्स नहीं चला सकते, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे ये इस खेत में अगर ट्रैक्टर लगा ला के खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर तो खड़ा हो सकता है लेकिन वो क्या है, उस पे चलाया नहीं जा सकता, इतना छोटा है। ये रोहित का खेत, फिर रचना का आ गया, क्योंकि बाउंड्री वॉल्स बनाई है तो बहुत सारी जो जमीन थी वो नॉन एग्रीकल्चर में आ गई। जो दीवार है वो वाली जगह सारी की सारी नॉन एग्रीकल्चर में आ गई। तो 4,000 कैपेसिटी की बजाय 2200 केजी कैपेसिटी ही रह गई। ये मेन ड्रॉबैक प्रॉब्लम थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की, कि हमारे खेत जो छोटे छोटी होल्डिंग की, छोटे छोटे खेत थे जिनमें न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता था, और इसमें क्या किया जाता था, खेती बाड़ी हाथों से ही करनी पड़ती थी। डेफिसिट इन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, अब ये क्या है, ये एक टेक्निकल टर्म है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंस्टीट्यूशन फाइनेंस का मतलब है पैसा देने वाली संस्था। वो क्या है, बैंक। इनकी कमी थी खेतों में 1950 विलेजेस में, कई विलेजेस में, इवन कई सिटीज में भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। अब किसी को पैसे की जरूरत पड़ी, वो क्या सोचेगा, अरे क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, अरे जमींदार साहब के पास बहुत से पैसे हैं, मैं उससे ले लूं। वो क्या करते थे, जमींदार के पास चले जाते थे,
क्या लेने के लिए? कर्जा। अपनी जमीन ले जाते थे, मेरी जमीन गिरवी रख लो। लेडीज अपना कड़ा उतार के ले जाती थी कि ये कड़ा रख लो और मुझे क्या दे दो? पैसे दे दो। लेकिन ये बहुत नुकसान देता था। कैसे? जो बैंक है वो 6% इंटरेस्ट लेता था पर ईयर, और जो लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, वो क्या करता था? 5% पर मंथ लेता था। काउंट करो जरा कितना हो गया? 60% हो गया। 60% इंटरेस्ट पर ईयर। और ये कितना है? 6%। कितना गैप है? बैंक 6% पे लोन देता था और जो जमींदार थे वो क्या करते थे? 5% तो एक महीने का ही ले लेते थे, 60% साल का लेते थे। और उन लोगों को अकल ही नहीं थी उस टाइम में, उनको कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था कि बैंक के पास जाओ, वहां पे लोन सस्ता मिलेगा बहुत कम रेट पे। वो क्या करते थे? जमींदार के पास ही फंस जाते थे। मदर इंडिया मूवी देखी है किरण? आपने देखी है बेटे मदर इंडिया? उसमें भी यही हुआ था। नो मैम। देखिए, नहीं देखी तो नो कभी मैम। देखना अगर मौका मिले। सुनील दत्त की पिक्चर है, नरगिस दत्त और सुनील दत्त की पिक्चर है, जिसके अंदर राज कपूर भी था, जिसके अंदर राजकुमार था। और उसमें यही था कि उसने अपनी जमीन गिरवी रख के पैसे उधार लिए और जितनी भी उसकी प्रोडक्शन होती थी उसमें से वो सारा हिस्सा वही ले जाता था। बच्चे उसके भूखे मरते थे, जिसकी वजह से उनकी लड़ाइयां होती थी, दुश्मनियां पैदा होती थी। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड पिक्चर थी कि वहां पे लैंडलॉर्ड जो है 60% इंटरेस्ट रेट ले रहा है, किसान कैसे उतारे? हो ही नहीं सकता था। आजकल ये भी दूर हो गया है क्योंकि ग्रामीण बैंक लोगों की, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए जगह जगह पे अब लोग बड़े ही अवेयर हो गए हैं। उनको पता है कि बैंक से लोन लेंगे तो बहुत सस्ता मिलेगा। दे आर नॉट गोइंग टू द जमींदार। अब ये चीजें काफी हद तक खत्म हो गई हैं। कन्वेंशनल आउटलुक, पहले ये था आउटलुक हमारा कि मेरे खेत में तो मैं नहीं मैन्योर नहीं डालूंगा, पेस्टिसाइड्स नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे तो घर के लिए चाहिए। तो मेरे घर के लिए तो अनाज उग ही रहा है, फूड ग्रेन्स आ ही रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इन चीजों को डालने की। उनको कोई परवाह ही नहीं होती थी कि हमको जो है ज्यादा प्रोडक्शन मिले। एक इसकी वजह ये भी थी कि उनको पता था कि हमारी फसल जो है हमें तीसरा हिस्सा मिलना है, 2 हिस्से तो जमींदार ने ले जानी है। उनको इंसेंटिव नहीं था। अरे भैया, अगर आप किसी जगह पे किसी फैक्ट्री में वर्क करने जाते हो, आपको कहा जाता है कि चाहे कितनी भी हो आपको सैलरी 10,000 रुपए महीना मिलनी है, चाहे कितने भी कस्टमर हो, तो आप वर्क उतना अच्छे से नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि ये काम तुम्हारा है, जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे पर कस्टमर के हिसाब से तुम्हारा जो इनकम है वो बढ़ता जाएगा, तो तुम जी जान लड़ा के काम करोगे। बढ़िया। तो अब इनके पास तो इंसेंटिव था ही नहीं फार्मर्स के पास, तो वो इस बात में ध्यान ही नहीं देते थे कि हमें इसको चेंज करना चाहिए। तो उनका कन्वेंशनल आउटलुक की वजह भी थी, बट वो कन्वेंशनल थे, उनको जरूरत ही नहीं थी, वो समझते ही नहीं थे। वो कहते थे हमारे खाने के लिए दाने आ रहे हैं, हमें नहीं जरूरत कुछ और करने की। सो दिस वाज द आउटलुक। लैक ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब किसान ने चलो खेती भी कर ली, वर्षा भी हो गई अच्छे से, रेन टाइमली हो गई और प्रोडक्शन अप भी हो गई, खूब लहलहा उठी हमारी फसलें। अब उनको इतना ही नहीं पता था कि मार्केट में जाके इसको बेचना कैसे है। वो कहते थे कि हम कैसे जाएं और किलो किलो करके चीजें बेचें। तो वो जो जमींदार था कहता था मैं मेरे को दे दो, मेरे से बढ़िया नहीं कोई लेने वाला मिलेगा, मैं सबसे ज्यादा महंगे दाम में तुमको दूंगा और मैं आप पे बेच आऊंगा, तुम मेरे से लो और पैसे उठाओ और जाओ। तो वो सारे के सारे जमींदार को अपनी चीजें दे देते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला? हम प्रॉब्लम्स तो पढ़ेंगे, आज की बात भी करेंगे। आजकल क्या है, बिग बाजार है ना, वहां सारी की सारी चीजें जाके आप बल्क में भी बेच सकते हो। पहले तो ऐसे नहीं था कि हम इकट्ठी नहीं बेच सकते थे बिग बाजार में। आजकल बहुत सारी मंडियां बनी हुई है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की फैसिलिटी है हमारे किसानों को,
वो जाके वहां पे अपना किसान जो है ट्रैक्टर में सामान अपना रख के वहां मार्केट में बिग बाजार में जाके अपनी चीजें, बहुत सारे वहां पे डीलर होते हैं जो उनका सामान बल्क में भी खरीद लेते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे वो क्या करते थे कि 5 रुपए पर किलो चीज लेके 20 रुपए पर किलो की बेच देते थे। 15 रुपए पर किलो उनके दिमाग की जो थी एक्सप्लाइटेशन की एक फीलिंग थी, जो वो उनको एक्सप्लाइट करके कमाते थे। लेकिन आजकल ये भी चीज चेंज हो गई है। आई होप सो यू माइट हैव अंडरस्टूड वेल प्रॉब्लम्स with the Indian agriculture. Any doubts regarding it now? You can ask me. Any point you want to be explained again? Gitanjali, any problem, bete? Everything is clear, Kiran? Yes, ma'am. कोई पॉइंट एलेबरेट करना है दोबारा से? पता चल गया है? मैम फोर्थ पॉइंट, कन्वेंशनल आउटलुक। यस मैम ओके, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ घर के लिए ही खेती बाड़ी करते थे। उनके दिमाग में यही था कि हमारे घर के लिए दाने आ रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वी मस्ट कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, हमें न्यू मशीनरी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स डाल के अच्छी सी खेती बाड़ी करनी चाहिए कि हम कमाई भी कर पाए इससे। उनके दिमाग में बस यही होता था कि हमारी फैमिली के लिए आ गया फूड ग्रेन तो हम इसी में करें, हमें क्या करना है, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, हम पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे, हम न्योर नहीं डालेंगे, बिना खाद के हम जो है अपनी जो व्हीट और राइस उगाएंगे और जो फूड ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी ऐसे ही उगाएंगे, हमारे घर के लिए हो जाए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ये उनका कन्वेंशनल आउटलुक था। दूसरा, उनको इंसेंटिव भी नहीं था कि हम अपनी जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, क्योंकि उनको पता था कि हमारी प्रोडक्ट का ज्यादा हिस्सा तो जमींदार ने ले जाना, मैं इतनी मेहनत काहे को करूं, खाना पीना मिल रहा है, खत्म बात, बस मुझे नहीं चाहिए, एक हिस्सा खेती का आ जाता है, मैं मेहनत करके कमा लेता हूँ, तो इतना ही काफी है। ये कन्वेंशनल आउटलुक 1950 में था। उसके बाद इसमें चेंजेस आनी शुरू हो गई, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन आया कंट्री में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हुई। ये है कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब कि पुरानी सोच जो थी, ट्रेडिशनल सोच थी कि हम पुराने तरीके से ही खेती बाड़ी को करेंगे। 1950 में ये प्रॉब्लम थी सबकी दिमाग की, नई जो टेक्नोलॉजी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इज इट क्लियर नाउ? किरण, इज इट ओके नाउ? यस मैम दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम मेन टॉपिक करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके कॉजेस क्या आए और इसके इम्पैक्ट क्या पड़े किसानों के ऊपर। उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है और इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, ये भी हो सकते हैं आपका क्वेश्चन। तो ये 4 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ग्रीन रेवोल्यूशन में से आ सकता है। What are the benefits and harm effects? What is green revolution? That we will be doing tomorrow. That's all for today. Thank you. Have a nice day. It's time for maths class now, I think so. Okay. Bye, beta.